हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। तो आज वीडियो में फिर से आपका एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के अंदर। तो आज हम बात करते हैं भाई, वेक्टर्स हमारा पार्ट चला हुआ है। तो पहले कल हमने बात की थी, जो पिछला वीडियो लेक्चर था उसके अंदर हमने बात की थी कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आज हम बात करते हैं कुछ रिजल्टेंट वेक्टर के बारे में, जो जीरो वेक्टर होते हैं, क्या क्या कंडीशन होती है, कैसे वो काम करता है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं भाई जीरो रिजल्टेंट वेक्टर। जीरो रिजल्टेंट वेक्टर, तो देखो भाई जीरो रिजल्टेंट वेक्टर कब आता है, यानी आपने रिजल्टेंट वेक्टर के बारे में पढ़ा है। पहले मैं आपको बता भी चुका हूं कि रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, जो क्या करे दो वेक्टर के कंबाइंड इफेक्ट के इक्वल अकेला उतना ही इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, यानी कि दो वेक्टर मिलकर जितना टोटल इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे उतना इफेक्ट ये अकेला प्रोड्यूस कर देगा, उसको हम क्या बोल देते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर बोल देते हैं। तो देखो ये जीरो रिजल्टेंट वेक्टर कब आता है, रिजल्टेंट आपका जीरो कब आता है किन्हीं भी दो वेक्टर्स का। तो सबसे पहले अगर हम क्या देखते हैं कि इफ, मैं डेफिनेशन आपको इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि प्लस वन में जब बच्चा आता है 10th को पास करके आएगा तो उसको थोड़ी स्टार्टिंग में डेफिनेशन लिखने में दिक्कत आती है। उसको हम वर्बली बता देते हैं डेफिनेशन, लेकिन जब वो लिखता है उसको उसको अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती कि वो क्या लिखे क्या ना लिखे। तो इस वजह से मैं आपकी डेफिनेशन आपको लिख के बताता हूँ, ताकि आप जो मेन पॉइंट है आपके, जो याद करने की चीजें होती हैं, वो उसके अंदर बहुत सारा सिलेबस दिया हुआ आपका, बहुत ज्यादा चीजें होती हैं, कुछ अंडरस्टैंडिंग के लिए होती है, कुछ लिखने के लिए होती है। तो जो चीज आपको नोट करनी होती है वो मैं आपको नोट करवा देता हूँ, ताकि आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो कि मैं किस चीज को नोट करना है, किस चीज को अंडरस्टैंड करना है वर्बली। तो देखो, जब हमारे पास जीरो रिजल्टेंट वेक्टर की बात आती है तो जीरो रिजल्टेंट वेक्टर के अंदर क्या होगा, इफ द थ्री वेक्टर acting on a same point object, acting on a same point object at the same time, then the vectors are represented by the three sides of a triangle, taken in same order, then the resultant of these three vectors is जीरो। तो उसका रिजल्टेंट हम क्या बोल देंगे, जीरो बोल देंगे। और साथ में, ठीक है, तो देखो भाई ये मैंने आपको डेफिनेशन बताई, आप इसको नोट कर सकते हो। अब मैं इसको डायग्राम बना के आपको अंडरस्टैंड करवाता हूँ कि जो हमने डेफिनेशन लिखी है ये किस तरह से आप इसको लिखोगे। तो वीडियो को पॉज करके आप डेफिनेशन नोट कर सकते हो। तो अब मैं इसको बताता हूँ कि हमने क्या डेफिनेशन लिखी है, और डायग्राम की हेल्प से आप इसको किस तरह से अंडरस्टैंड करोगे भाई। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमारे पास क्या है कि हमने तीन वेक्टर लिए हैं जो एक ही पार्टिकल के ऊपर एक्ट करते हैं और सेम टाइम के ऊपर क्या करते हैं, एक्ट करते हैं उस पार्टिकल या ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो तीनों को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे भाई, ट्रायंगल की तीन साइड से। अगर आप ट्रायंगल बनाओगे तो हमारे पास ऐसे ट्रायंगल होती है भाई। अगर मैं ए बी सी ट्रायंगल लेता हूं तो हमारे पास क्या होगी, ये ट्रायंगल की तीन साइड होगी। अब इन्हीं के लोग हमें क्या दिखाने हैं, तीन वेक्टर, लेकिन किस में, सेम ऑर्डर में भाई। ठीक है, तो सेम ऑर्डर में कहने का क्या मतलब है, देखो सेम ऑर्डर में कैसे जाएंगे, इक्वल ऑर्डर में या सेम ऑर्डर में हम इस तरह से करते हैं। जब आप वेक्टर को कंबाइन करते हो तो आप कैसे करते हो, फर्स्ट का हेड सेकंड की टेल, फिर सेकंड का हेड थर्ड की टेल। तो इस तरह से हम उसको एक पर्टिकुलर मैनर के अंदर अरेंज करेंगे, तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, सेम ऑर्डर के अंदर बोल देते हैं। तो जैसे ए वेक्टर है भाई, ऐसे गया, फर्स्ट वेक्टर हमने मान लिया ए वेक्टर, फिर बी वेक्टर गया, ट्रायंगल में कम बनानी है तो बी वेक्टर हमने
ये मान लिया भाई, ठीक है। और जो सी वेक्टर है वो हमने इस डायरेक्शन में दिखा दिया, सी वेक्टर। तो देखो भाई तीनों हमने क्या कर दिए, एक पर्टिकुलर वे के अंदर अरेंज कर दिया भाई। ए का हेड, बी की टेल, बी का हेड, सी की टेल, सी का हेड, ए की टेल। तो तीनों क्या करते हैं आपके एक पर्टिकुलर वे के अंदर हमने इसको अरेंज कर दिए। अब इसमें अगर मैं इन तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट दिखाऊंगा तो इस केस में जो रिजल्टेंट आएगा इनका वो क्या आ जाएगा, जीरो के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो रिजल्टेंट जीरो कब आता है, जब हमारे पास कोई भी वेक्टर होते हैं, 3 या 4, कितने भी वेक्टर हो जाए, अगर आप उनको एक सिस्टमैटिक वे के अंदर या सेम ऑर्डर के अंदर क्या कर देते हो, अरेंज कर देते हो, तब उनका जो रिजल्टेंट आएगा वो आपका क्या जाता है, जीरो आ जाता है भाई, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, जीरो रिजल्टेंट वेक्टर है। और इनको हम क्या बोल देते हैं, अब इस केस में जो हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा वो किस कंडीशन के अंदर हो जाएगा भाई, इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन भी बोल सकते हैं, कंडीशन भी बोल सकते हैं कि किस कंडीशन के अंदर हमारा क्या जाएगा, वेक्टर जाएगा। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन बता दो या फिर क्या बता दो, इक्विलिब्रियम कंडीशन बता दो आप। तो इस तरह से हम अगर हम तीनों वेक्टर को एक प्रॉपर वे के अंदर अरेंज करेंगे तो उनका रिजल्टेंट क्या जाएगा, जीरो। और इसको क्या बोल देते हैं, जीरो रिजल्टेंट वेक्टर हम बोल देते हैं भाई। अब देखो ये हमारे पास जीरो रिजल्टेंट वेक्टर आया था, तो इसको आप लिखोगे किस तरह से, किस तरह से लिखोगे भाई। अगर मैं ट्रायंगल मान लेता हूं ओ पी क्यू, ओ पी क्यू लिख देंगे तो इनका जो रेशियो आएगा वो आप कैसे लिखोगे, ए वेक्टर है वो किस किस साइड के लोग है भाई, ओपी के। बी वेक्टर आपका वो किसके लोग है, पी क्यू के। और जो सी वेक्टर आपका वो किसके लोग है भाई, ओ क्यू ओ के लोग है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास आता है। अभी वेक्टर को हमने ऐसे क्यों लिखा है तो वो आपकी बताती है। इसके बाद आती है आपकी लेबनिज थ्योरम। तो उस थ्योरम को आप देखोगे तो अपने आप ही आपको अंडरस्टूड हो जाएगा कि हमने रेशो क्यों लिखा है। तो सबसे पहले हमें इक्विलिब्रियम में बनाने के लिए जो रिजल्टेंट है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए भाई, जीरो। यानी इक्विलिब्रियम कंडीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन में पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले रिजल्टेंट क्या करना होगा, जीरो करना होगा। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है भाई, लेबनिज थ्योरम के बारे में हम देखते हैं कि जो लेबनिज थ्योरम है वो आपके पास क्या होती है भाई। लेबनिज थ्योरम, तो देखो लेबनिज थ्योरम इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है भाई कि हमने यही तीन ऑब्जेक्ट हमने एज्यूम करने हैं। तो देखो भाई लेबनिज थ्योरम की सबसे पहले हम डेफिनेशन लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस, if the forces acting on a point is in equilibrium, then यानी अगर हमारे फोर्सेस क्या होंगे, इक्विलिब्रियम के अंदर हो जाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, then each force is proportional to the sine of angle between the other two vectors या between other two forces, ठीक है। तो इसके अंदर देखो, इसके अंदर हमारे पास फोर्सेस इक्विलिब्रियम में दिखाने तीन फोर्स हम एज्यूम करते हैं। तो देखो हमने क्या माना भाई, कोई एक पॉइंट एज्यूम कर लिया। इस पॉइंट को आप कुछ भी नाम दे सकते हो, ए बी सी ओ, कोई भी पॉइंट हमने मान लिया, ओ पॉइंट हमने इसको एज्यूम कर लिया, ठीक है। इस पॉइंट के ऊपर हमारे तीन फोर्स एक्ट कर रहे हैं, यानी तीन फोर्सेस हम दिखाएंगे। मान लिया हमारा एक फोर्स इस तरफ चला गया, दूसरा फोर्स आपका इस तरफ चला गया और थर्ड फोर्स आपका डाउनवर्ड में आ गया, ठीक है। अब ये फोर्स हमने दिखा दिया भाई ए के लोग, ये हमने दिखा दिया बी के लोग और ये दिखा दिया सी के लोग, ठीक है।
ए बी सी के लोग हमने ये फोर्स दिखा दिए। अब देखो ये पॉइंट हमने क्या एज्यूम किया भाई, ओ पॉइंट हमने एज्यूम किया ये, तो हम मान लेते हैं कि बी और सी के बीच में जो एंगल बन रहा है इन दोनों फोर्सेस के बीच में वो क्या बन रहा है, अल्फा एंगल बन रहा है। ए और सी के बीच में जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है, बीटा एंगल बन रहा है। और ए और बी के बीच में जो बन रहा है वो क्या बन रहा है भाई, गामा एंगल बन रहा है। ठीक है, अब देखो तीनों फोर्सेस किस में दिखाने हमने, इक्विलिब्रियम के अंदर दिखाने पे। इक्विलिब्रियम में दिखाने का क्या मतलब है कि इनका जो नेट रिजल्टेंट है वो क्या आएगा, जीरो के इक्वल हमारा आना चाहिए, तभी तो इक्विलिब्रियम के अंदर जाएंगे। जो हमने अभी किया था, जीरो रिजल्टेंट वेक्टर दिखाया था, तो उसमें हमने क्या बताया था, जब तीनों वेक्टर आपके क्या होते हैं, प्रॉपर सेम ऑर्डर के अंदर जाते हैं तो रिजल्टेंट उनका जीरो होता है, और वो किस में जाते हैं, इक्विलिब्रियम। अब की बार इसने बता दी कि अगर तीनों इक्विलिब्रियम के अंदर होंगे तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो किस में चला जाएगा, जीरो के अंदर चला जाएगा भाई। तो रिजल्टेंट इनका जीरो कैसे है, देखो बी वेक्टर इस साइड में फोर्स लगा रहा है, यानी जो बी फोर्स इस साइड में लग रहा है, सी फोर्स इस साइड में और ए फोर्स इस साइड में। अब देखो अगर मैं यहाँ पर कोई पॉइंट एज्यूम कर लेता हूँ, एक फोर्स इस साइड में लगेगा, दूसरा फोर्स इस साइड में लगेगा और तीसरा फोर्स क्या होगा, ऐसे लगेगा। ठीक है, तो तीनों इस पॉइंट के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं और तीनों का जो फोर्स है वो क्या है, इक्वल फोर्स है। तो ये पॉइंट किस तरफ मूव करेगा, किसी डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा, क्योंकि तीनों क्या करे, इक्वल फोर्स लगा रहे हैं। तो ये पॉइंट अपनी जगह के ऊपर क्या रहेगा भाई, स्टैटिक रहेगा, ये किसी भी डायरेक्शन के अंदर मूव नहीं करेगा आपका। तो उस केस में इसका जो रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जीरो। तो यही हमने यहाँ पर दिखाया है, तीनों फोर्सेस क्या कर रहे हैं, अलग अलग डायरेक्शन के अंदर एक्ट कर रहे हैं और रिजल्टेंट इन तीनों का आपके पास क्या हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो क्या जाएगा, जीरो के इक्वल, क्योंकि तीनों क्या है, इक्विलिब्रियम के अंदर है। उसके बाद हमने क्या बताया, अगर इक्विलिब्रियम में है तो जो इनका फोर्स लगेगा वो क्या होगा, साइन प्रोपोर्शनल होगा, साइन ऑफ एंगल बिटवीन द अदर टू फोर्सेस। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ए वेक्टर है, अगर मैं ए फोर्स ए की बात करता हूं तो ए ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, यानी कैसा होता है भाई, इनवर्स डायरेक्टली बोल देंगे। अगर ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, यहां से, बाकी दो फोर्स क्या बचे, बी और सी, इनके बीच में एंगल कितना भाई, अल्फा, तो उसका हम क्या लेंगे, साइन अल्फा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए बाई साइन अल्फा इज इक्वल टू, जो भी चीज आएगी हम उसको ऐसे लिख सकते हैं। तो यहां पर मैंने लिख दिया ए बाई साइन अल्फा इज इक्वल टू बी, यानी तीनों फोर्सेस इक्वल थे तो इक्वल टू में लगाएंगे बी। अब देखो बी इस तरफ जा रहा है भाई, ये बी फोर्स है, तो बचे कौन से, ए और सी। ए और सी के बीच में एंगल कितना है, बीटा, तो इसका भी हम लेंगे साइन बीटा इज इक्वल टू सी। सी बाई क्या होगा भाई, सी फोर्स इस तरफ लग रहा है, तो बाकी कौन से बच गए, ए और बी। ए और बी के बीच में एंगल क्या है, गामा, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, साइन गामा भाई। तो यही हमारे पास क्या आती है, लेमिस थ्योरम आती है कि अगर आपके तीनों वेक्टर क्या आ रहे हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर है, तो उनका जो फोर्सेज का रेशो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा भाई, प्रोपोर्शनल हो जाएगा साइन ऑफ एंगल बिटवीन द अदर टू फोर्सेज। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आती है भाई, लेमिस थ्योरम आती है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं भाई अपना, तो देखो भाई नेक्स्ट क्या होती है, इसकी कुछ कंडीशन होती है लेमिस थ्योरम की, कि दो कंडीशन है इसकी। कौन कौन सी कंडीशन है, कि जो ये रेशो आएगा ये आपका कब आएगा, यानी जो रिजल्टेंट है वो जीरो आपका कब आता है। तो देखो सबसे पहले इसकी जो फर्स्ट कंडीशन आती है वही हमारे पास कंडीशन लेमिस थ्योरम की, कंडीशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन के अंदर इसने क्या बताया कि ऑब्जेक्ट के अंदर कोई लीनियर मोशन आपकी नहीं होनी चाहिए, यानी कि नो लीनियर मोशन इन द ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट के अंदर कोई भी लीनियर मोशन आपकी नहीं होनी चाहिए। लीनियर मोशन का क्या मतलब है, अगर आपका ऑब्जेक्ट इस ओ पॉइंट के ऊपर है, अगर वो लीनियर मोशन में जाता हो, या तो बी की तरफ जाएगा या वो सी की तरफ जाएगा या वो ए की तरफ जाएगा, तो लीनियर मोशन में जब वो चला गया तो क्या हुआ, एक फोर्स आपका ज्यादा हो जाएगा, तो बाकी दोनों क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, तो वो तो इक्विलिब्रियम कंडीशन हमारी नहीं हुई ना। ठीक है, तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो लीनियर मोशन के अंदर नहीं जाना चाहिए, ताकि उसके ऊपर जो टोटल रिजल्टेंट फोर्स लगे वो क्या हो जाएगा, जीरो। सेकंड कंडीशन आपकी, देयर इज नो रोटेशनल मोशन, देयर इज नो रोटेशनल मोशन इन द ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट के अंदर कोई भी रोटेशनल मोशन आपकी नहीं होनी चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट आपका रोटेट कर जाता है, यानी अगर उसके ऊपर ये दो फोर्सेस ज्यादा हो जाते हैं ए और सी,
तो रोटेट करेगा तो उसके अंदर क्या आएगा, टॉर्क आएगा, तो वो इक्विलिब्रियम के अंदर नहीं रहेगा, ठीक है। तो आपका जो नेट टॉर्क है, टॉर्क जब आपका आगे आएगा, एक रोटेटिंग फोर्स होता है जब वो किसी पार्टिकल के ऊपर अलग अलग एजेस के ऊपर लगता है तो क्या होता है भाई, उस बॉडी को रोटेट करवा देता है, ठीक है। ये आता है आपका टॉर्क, आगे आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो कि उसके अंदर रोटेशन मोशन भी नहीं होनी चाहिए ऑब्जेक्ट के अंदर, तब वो क्या रहता है, उसका रिजल्टेंट आएगा, वो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। और लैमिस थ्योरम आपकी तभी एप्लीकेबल होगी जब आपका जो पार्टिकल किसके अंदर होता है, इक्विलिब्रियम के अंदर जाएगा। अगर आपका पार्टिकल इक्विलिब्रियम के अंदर नहीं है तो आप लैमिस थ्योरम वहां पर अप्लाई नहीं कर सकते भाई, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या थी, जीरो रिजल्टेंट वेक्टर और लैमिस थ्योरम। तो चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, इक्विलिब्रियंट वेक्टर। अब देखो इक्विलिब्रियंट वेक्टर हमारे पास क्या होता है। अब देखो हमने रिजल्टेंट वेक्टर पढ़ा है, रिजल्टेंट वेक्टर क्या करता है, उसी तरह आपका इक्विलिब्रियंट वेक्टर होता है। अगर हम इक्विलिब्रियंट वेक्टर की बात करते हैं, इक्विलिब्रियंट वेक्टर क्या होता है, वो एक सिंगल वेक्टर होता है जो क्या करेगा, सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। बाकी जितने भी वेक्टर हैं उन्होंने जितना टोटल इफेक्ट प्रोड्यूस किया है वो, यानी ए सिंगल वेक्टर which produce the same effect at the same time equal to the effect of two or more वेक्टर। यहां पर हमारे पास क्या होता है, एक सिंगल वेक्टर होता है जो क्या करेगा, सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, किसके इक्वल, दो या दो से ज्यादा वेक्टर जितने भी होंगे हमारे पास। जैसे मैं बात करता हूं भाई, जैसे यहाँ पर मैं एग्जांपल देके बताता हूँ, ये एक रस्सी है, टग ऑफ वार बच्चे खेलते हुए रस्सी खींचते हैं, तो मान लेते हैं इस तरफ 1 2 3 4, इस तरफ 4 बच्चे लग गए और इस तरफ सिर्फ एक तगड़ा सा बच्चा लग गया, मोटा सा। वो क्या करेगा, इन चारों को, ना तो ये 4 बच्चे इसको इस तरफ ले जा पाएंगे और ना ये एक बच्चा इनको इस तरफ ले आ पाएगा। तो इसका मतलब क्या है, जितना फोर्स ये चारों मिलकर लगा रहे हैं उतना ही फोर्स ये अकेला बच्चा मिलकर लगा रहा है। तो उस केस में जो ये एक बच्चा है, ये इन चारों क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में हो जाएगा, यानी इनके इक्वल हो जाएगा। तो इसी तरह अगर हमारे पास एक सिंगल वेक्टर ऐसा है जो क्या करेगा, इन दो या दो से ज्यादा कितने भी वेक्टर होंगे उनके इक्वल इफेक्ट को प्रोड्यूस करेगा, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, इक्विलिब्रियंट वेक्टर हम उसको बोल देते हैं भाई, ठीक है। तो ये आपका क्या आता है, इक्विलिब्रियंट वेक्टर आता है। नेक्स्ट देखते हुए हमारे पास क्या है कि वेक्टर एडिशन आप कैसे करोगे, वेक्टर एडिशन के अंदर क्या क्या आपकी चीजें आएंगी, तो उनके बारे में हम बात करते हैं। तो वेक्टर एडिशन किस कंडीशन को फॉलो करेगा, तो वो देखते हैं भाई हम अब। तो यहां पर हम बात करते हैं वेक्टर एडिशन की। वेक्टर एडिशन किस किस प्रॉपर्टी को आपको फॉलो करता है भाई। फर्स्ट हमारे पास क्या होता है, वेक्टर एडिशन जो होगा भाई वो क्या हो जाएगा कि जो सेम नेचर के वेक्टर होंगे ना भाई, वो की क्या होंगे, उसके अंदर ऐड होंगे, कि वेक्टर्स ऑफ सेम नेचर कैन बी एडेड, उन्हीं को हम क्या करेंगे भाई, ऐड करेंगे। जैसे आपके पास वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है, जैसे डिस्प्लेसमेंट होगी, आपकी वेलोसिटी होगी, एक्सेलरेशन होगी। अब आप ऐसे थोड़ी करते हो कि वेलोसिटी के अंदर आपने डिस्प्लेसमेंट ऐड कर दी, वेलोसिटी के अंदर क्या होता है, वेलोसिटी ऐड होती है तब उसकी कोई पर्टिकुलर वैल्यू आती है। या फिर अगर एक आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, एक आपके पास वेलोसिटी है, आप दोनों को सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते। डिस्प्लेसमेंट में से आप वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, नहीं कर सकते, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक अदर क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक अदर क्वांटिटी है। हाँ, अगर आपको ये बोला जाए कि डिस्प्लेसमेंट में से डिस्प्लेसमेंट को सब्ट्रैक्ट करो, तो आपके पास दोनों का एक रिजल्ट निकल के आएगा, तो दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या फिर दोनों को ऐड कर सकते हैं। लेकिन जब वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट दोनों की अलग अलग बात करते हैं, तो दोनों अलग अलग क्वांटिटी हैं, दोनों को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास उनका कोई रिजल्ट नहीं निकल के आएगा, तो उनको हम ऐड नहीं कर सकते। तो यहाँ पर यही बताया कि जो वेक्टर होते हैं सेम नेचर के,
यानी वेलोसिटी के अंदर वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट के अंदर डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन के अंदर एक्सेलरेशन, दोनों को आप ऐड करोगे तो इन जो सेम वेक्टर होते हैं उन्हीं को आप क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। जैसे स्कूल के अंदर जो क्लासेस होती हैं, 6th क्लास के बच्चे एक साथ बैठते हैं, 7th क्लास के एक साथ बैठते हैं, 8th क्लास के एक साथ बैठते हैं। कभी हम ये थोड़ी करते हैं कि 7th क्लास के बच्चे को हम 8th क्लास के अंदर बिठा देते हैं, या फिर 8th क्लास को हम 2nd क्लास के बच्चे के साथ बिठा देते हैं, ठीक है। तो ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप ये देखते हो भाई कि 8th क्लास में टोटल कितने बच्चे हैं, तो 8th क्लास के बच्चे ही आप काउंट करोगे और उसके साथ आप 7th या 6th क्लास के बच्चों को काउंट नहीं करोगे। तो उसी तरह वही बात है कि जो सेम नेचर के वेक्टर होते हैं वो सेम नेचर के ही अंदर ऐड किए जाते हैं, कोई डिफरेंट नेचर के अंदर हम उनको ऐड नहीं करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या था, वेक्टर एडिशन का, कि सेम नेचर के जो वेक्टर होते हैं वो एक दूसरे के साथ सेम नेचर में ऐड किए जाते हैं। दूसरा हमारे पास क्या होता है, इसकी जो वेक्टर एडिशन होता है वो क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। वेक्टर एडिशन आपका कम्यूटेटिव होगा। कम्यूटेटिव का क्या मतलब है, अगर आपके पास ए वेक्टर है, इसके अंदर आपने बी वेक्टर को ऐड कर दिया, तो आप इसका उल्टा भी कर सकते हो। बी वेक्टर के अंदर जब आप ए वेक्टर को ऐड करोगे तो आपके पास दोनों का सेम रिजल्ट आता है भाई, a प्लस बी कर दो या b प्लस a कर दो, दोनों आपके पास क्या निकल के आएंगे, सेम रिजल्ट निकल के आएंगे। अब इसको अगर आप दिखाते हो कैलकुलेट करके, तो आप इसको किस तरह से सोल्व करोगे, कैसे इसका प्रूफ दिखाओगे कि जो आपके पास वेक्टर एडिशन हो क्या आपका कम्यूटेटिव है भाई। तो चलिए भाई इसका प्रूफ करके देखते हैं कि इसका प्रूफ किस तरह से आता है। तो देखो हमने क्या मान लिया, दो वेक्टर मान लिया भाई, ए वेक्टर इस तरफ जा रहा है आपका और बी वेक्टर आपका इस तरफ जा रहा है। थोड़ा सा कम इंक्लाइन कर लेते हैं हम, ये आपका बी वेक्टर होगा, थोड़ा और बड़ा बना लेते हैं भाई ताकि आपको अच्छे से डायग्राम आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो ये आपने मान लिया ए वेक्टर और ये आपने मान लिया भाई आपका बी वेक्टर, ठीक है। ये आपका ए वेक्टर और ये आपका बी वेक्टर। तो देखो भाई दोनों को ऐड करना है, तो दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो कैसे आएगा, अब यहां से तो ना तो हम इस तरफ रिजल्टेंट दिखा सकते ना ही इस तरफ। अगर सपोज करो मैं इस तरफ रिजल्टेंट दिखाता हूं तो क्या होगा, ये हेड से टैल तो जुड़ गई लेकिन हेड से हेड जुड़ गया, ठीक है। तो तीनों वेक्टर एक सेम ऑर्डर के अंदर चले गए तो रिजल्टेंट क्या आएगा, 0। या फिर मैं इसको अपोजिट डायरेक्शन के अंदर दिखाता हूं तो ये भी सेम ऑर्डर के अंदर हो गया भाई, अपोजिट के अंदर, लेकिन टैल से टैल तो नहीं ऐड हुई ना हमारी, और हेड से ऐड तो होगा लेकिन टैल से टैल ऐड नहीं हुई, ठीक है। तो इस केस में जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसको हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में से दिखाया जाएगा भाई, ठीक है। और इन दोनों के बीच में से दिखाएंगे तो हम क्या करेंगे, एक पैरेललोग्राम हम अपनी बनाएंगे, यानी कि ए वेक्टर जितना ए वेक्टर है इतनी हम क्या कर देते हैं, यहां से इसको एक्सटेंड कर देते हैं भाई ए वेक्टर के इक्वल भाई, ये ए वेक्टर के इक्वल हो गया। और जितना ये बी वेक्टर है उतना हम यहां से इसको एक्सटेंड कर देते हैं, ऐसे नीचे से करेंगे भाई, कहीं आप ऊपर से दिखाओ इसको इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, बी वेक्टर के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बनी है, पैरेललोग्राम। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर को दोनों पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड आपकी क्या करनी भाई, शो कर रही है। तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो किससे दिखाया जाएगा, इसके डायगोनल से। तो डायगोनल से रिजल्टेंट दिखाएंगे तो हमारा डायगोनल इस तरह से चलाएगा भाई। तो ये आपका रिजल्टेंट हो गया। अब ये जो रिजल्टेंट आएगा किसको जोड़ कर आएगा, दोनों को जोड़ कर आ जाएगा, यानी ए प्लस बी। अब इसके अंदर आपने कोई ट्रायंगल लाया वेक्टर या पैरेललोग्राम ला आपने नहीं दिखाना है, सिंपल हम इसको दिखाएंगे रिजल्टेंट को, यानी जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो क्या होता है, दोनों को जोड़ कर आता है, ठीक है। इसके अंदर आपने ट्रायंगल ला नहीं लगाना है क्योंकि वहां से जो रिजल्टेंट आएगा वो एंगल की फॉर्म में आएगा। यहाँ पर हमें एंगल के बारे में कुछ नहीं दिखाना, सिंपल हमें कम्यूटेटिव लॉ प्रूव करके दिखाना है भाई, ठीक है। ये बात आपकी समझ में आ गई। तो इस पैरेललोग्राम को हम कोई भी नाम दे देते हैं भाई कि इस पैरेललोग्राम की क्या क्या पॉइंट है। तो ये हमने O पॉइंट मान लिया, ये P पॉइंट मान लिया, ये S और ये क्या हो, जिस तरह से हमने वहां पर दिखाया ना। तो देखो अगर हम ट्रायंगल मान लेते भाई OP क्या हो, यानी इन ट्रायंगल OP क्या हो, OP क्या हो के अंदर O क्या हो आपका क्या है भाई, रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट किसको जोड़ कर आएगा, OP प्लस में P क्या हो। अब देखो जो P क्या हो किसके इक्वल है, बी वेक्टर के कोरिस्पोंडिंग हमने बनाया था, और जो S क्या हो वो भी क्या है, ए वेक्टर के कोरिस्पोंडिंग यानी उसके इक्वल हमने बनाया है। तो इसको हम लिख सकते हैं
अब यहाँ से ओ क्या हुआ, हमारे पास क्या आ गया आर, यानी देखो इस वैल्यू को हम बाद में लिखेंगे, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है। तो हम इसकी वैल्यू यहाँ से क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, आर की वैल्यू क्या आएगी आपके पास। तो देखो ओ क्या हुआ हमारे पास क्या है आर, तो यहाँ पर हमने आर वेक्टर लिख दिया भाई। अब ओ पी क्या है, ए वेक्टर प्लस आपका जो पी क्या वो आपका क्या है बी वेक्टर। तो यहां से आर वेक्टर की वैल्यू क्या आ गई, ए प्लस बी निकल के आ गई वही। अब हमने क्या की थी, ये ट्रायंगल ली थी, अब की बार हम क्या लेंगे, अब ऊपर वाली ट्रायंगल लेंगे भाई, यानी इन ट्रायंगल किसके अंदर चलेंगे भाई, ओ क्यू एस के अंदर, ओ क्यू एस। तो ओ क्यू एस ट्रायंगल के अंदर चले गए, तो देखो ओ क्या है, वो भी रिजल्टेंट है ओ क्यू एस ट्रायंगल का, ठीक है। तो इसके अंदर हम ओ क्यू की वैल्यू निकालेंगे, तो ओ क्यू किसके इक्वल हो जाएगा भाई, एस क्यू प्लस में ओ एस, यानी ओ एस प्लस में एस क्यू, इसको मैं से लिख सकते हैं भाई। अब हम इनकी वैल्यू पुट करते हैं, तो ओ क्यू तो किसके इक्वल हो गया, आर के इक्वल हो गया भाई, ठीक है। अब ओ एस किसके इक्वल हो गया, बी वेक्टर के इक्वल हो गया भाई, और एस क्यू किसके इक्वल है, ए वेक्टर के इक्वल है, तो प्लस ए वेक्टर। तो यहां से हमने क्या लगी हुई इक्वेशन नंबर 2, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, तो दोनों इक्वेशन से मिलाकर दोनों किसकी वैल्यू होगी, आर की वैल्यू यहां पर है ए प्लस बी, और यहां पर आर की वैल्यू है बी प्लस ए। तो दोनों को अगर आप इक्वेट करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो यही हमने कम्यूटेटिव लॉ के अंदर दिखाया था, ए के अंदर ए बी ऐड कर दो या बी के अंदर ए ऐड कर दो, तो आपके पास क्या आता है, सेम रिजल्ट निकल के आता है। जैसे मैथ के अंदर आप करते हो 2 + 3 = 3 + 2, तो दोनों का जो रिजल्ट आता है वो किसके इक्वल आता है भाई, 5 = 5, तो दोनों का रिजल्ट 5 के इक्वल आ गया। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, कम्यूटेटिव लॉ आपका प्रूव हो गया जाता है भाई, ठीक है। तो ये आपका क्या है, कम्यूटेटिव लॉ आ जाता है भाई। नेक्स्ट हम करते हैं भाई, इसका जो नेक्स्ट लॉ है हमारे पास वेक्टर एडिशन का भाई। तो नेक्स्ट चलते हैं भाई इसके नेक्स्ट के ऊपर, ये तो हमने कम्यूटेटिव लॉ दिखाया था। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, एसोसिएटिव लॉ, कि जो वेक्टर एडिशन होता है वो आपका क्या होगा, एसोसिएटिव हो जाएगा भाई। तो एसोसिएटिव के अंदर आप किस तरह से उसको शो करोगे, तो इसके अंदर हम आ जाते हैं, थर्ड हमारे पास जो प्रॉपर्टी आती है, वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव, वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव के अंदर क्या होता है कि हमारे पास 3 वेक्टर हो जाते हैं। अगर मैं ऐसे करता हूं a + b + c इज इक्वल टू, इसको मैं अलग अलग पार्ट के अंदर तोड़ के क्या कर सकता हूं भाई, ऐड कर सकता हूं। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं a + b + c। तो ये तो जो दोनों रिजल्ट आएंगे ये आपके पास क्या जाएंगे, इक्वल रिजल्ट आ जाएंगे। दोनों की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, इक्वल वैल्यू आएगी। तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास 3 वेक्टर हैं, तीनों को हम क्या दिखा देते हैं भाई, ए वेक्टर हमने इस तरह से मान लिया भाई, ठीक है। फिर आपने बी वेक्टर मान लेते हैं हम, किसी भी साइड के अंदर किसी भी साइड के लोग हम ले लेते हैं। जैसे ये ए वेक्टर हमने चूज किया, तो बी वेक्टर हम मान लेते हैं, ये हमारे पास क्या है, बी वेक्टर है। सेम ऑर्डर के अंदर लेंगे तीनों वेक्टर को, और ये हमारे पास क्या होगा, सी वेक्टर चला गया भाई, ठीक है। तो इस पॉइंट का हम कोई भी नाम रख देते हैं, ये हमारे पास ओ पॉइंट होगा, ये हमारे पास पी पॉइंट होगा, ये क्या होगा भाई, इसको हमने क्या माना था, क्यू पॉइंट एज्यूम किया था। और अब देखो इन तीनों वेक्टर का अगर हम रिजल्टेंट वेक्टर दिखाते हैं, तो रिजल्टेंट क्या होगा, इसको हमने सेम ऑर्डर के अंदर ले रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट आएगा वो कैसे आएगा भाई, फर्स्ट की टेल से टेल और लास्ट के हेड से हेड। तो ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आ गया भाई, सभी का रिजल्टेंट। तो हमें इस आर की वैल्यू निकाले, लेकिन इसके अंदर देखो हमारे पास कौन सी ट्रायंगल बन रही है, कोई भी ट्रायंगल नहीं बन रही हमारे पास, ना कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ना पैरेललोग्राम, कुछ भी नहीं है। तो इसको आप क्या करोगे, इसको दिखाने के लिए सबसे पहले देखो हम दो वेक्टर को कैलकुलेट करते जाएंगे भाई एक साथ, ठीक है। और लास्ट में इस फाइनल आर की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहां से देखो अगर मैं ए और बी वेक्टर को देखता हूं, तो इसका रिजल्टेंट मैं इसके लोग बना सकता हूं भाई, इस डायगोनल के लोग। अब ये हमारे पास क्या बन गई, एक ट्रायंगल बन जाती है ना भाई। ट्रायंगल के अंदर अगर मैं निकालता हूं कि इन ट्रायंगल ओपी क्यू ट्रायंगल के अंदर हम क्या चले गए भाई,
तो देखो इसके अंदर ओ क्या है आपका रिजल्टेंट है, और इसकी वैल्यू क्या आएगी ओपी प्लस पी क्यू, ओपी प्लस पी क्यू। अब देखो इसके अंदर आपने ध्यान रखना, इसके अंदर हम कोई वेक्टर लॉ यानी कोई ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन और कोई पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन हम नहीं पढ़ रहे हैं, हम सिंपल रूल फॉलो कर रहे हैं। तो हमें सिंपल एडिशन लगानी है इसके अंदर, ठीक है। तो यहां से आपके पास जो ओ क्यू की वैल्यू आएगी, ओ क्यू की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, ओपी की वैल्यू है ए और इसकी वैल्यू है बी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं ए प्लस बी। तो ये जो वेक्टर आ गया इसके हमारे पास वैल्यू आ गई ए प्लस बी, आगे भी। लेकिन हमें क्या बनाना है ए प्लस बी और प्लस सी। अब ए प्लस बी और प्लस सी हमें करना है, तो ए प्लस बी और ए प्लस सी कैसे जोड़ोगे, इसके अंदर सी वेक्टर आपका ये है और ए प्लस बी वेक्टर आपका क्या है ओ क्यू के लोग हमने दिखाया वही। तो देखो यहां पर हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, यहां से देखो हमें इसकी रिजल्टेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी है लास्ट में किसके इक्वल ए प्लस बी प्लस सी या फिर ए प्लस बी प्लस सी के इक्वल, ठीक है। तो देखो a प्लस बी तो हमारे पास आ गया, अब c इसके अंदर ऐड करना, तो हम कौन सी ट्रायंगल लेंगे o क्यू, और इस पॉइंट का नाम हम दे देते हैं भाई s, ठीक है। तो हम o क्यू s ट्रायंगल के अंदर जाएंगे, तो रिजल्टेंट अब इसमें कौन सा रिजल्टेंट है भाई r ना, रिजल्टेंट जो हमारा मेन रिजल्टेंट है वो हमारा क्या है r है। तो यहां पर चले जाओ इन ट्रायंगल किसके अंदर भाई o क्यू s के अंदर, o क्यू s ट्रायंगल के अंदर। तो अब इसमें रिजल्टेंट क्या, अब इसके अंदर देखो ए बी रिजल्टेंट किसका था इस ओ पी क्यू ट्रायंगल का, लेकिन अगर आप ओ क्यू एस ट्रायंगल के अंदर जाओगे तो रिजल्टेंट कौन सा हमारे पास जो फाइनल रिजल्टेंट है वही रहेगा, टोटल रिजल्टेंट हमारे पास। अब ए प्लस बी क्या है इसके लिए एक वेक्टर का काम करेगा, ठीक है। तो यहां पर हम करेंगे भाई इस ट्रायंगल के अंदर जाएंगे, तो रिजल्टेंट आपका हो गया ओ एस इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाए भाई ओ क्यू प्लस एस क्यू एस, ओ क्यू प्लस में क्यू एस, ये हमारे पास आ गया भाई। अब इसकी वैल्यू क्या है आर के इक्वल है, और ओ क्यू की वैल्यू क्या है ए प्लस बी, ए प्लस बी, क्यू एस की वैल्यू आपके पास क्या है भाई सी। तो ये इक्वेशन नंबर क्या आ गई फर्स्ट आ गई हमारे पास, यानी हमने ये साइड निकाल दी ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अब हमें क्या करना है बी प्लस सी एक साथ लेना है, तो बी और सी आपके पास क्या भाई बी और सी ये हैं, तो इनको ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे यानी कि पी क्यू और क्यू एस इसका रिजल्टेंट निकालेंगे, ठीक है। अब देखो मैं थोड़ी देर के लिए इस साइड को क्या कर देता हूँ रब कर देता हूँ यहाँ से, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी क्या हमने किस कैसे ए प्लस बी को कैलकुलेट किया, यानी पहले हमने ए और बी को एक साथ किया फिर उसके अंदर सी ऐड किया। अब हम क्या करेंगे बी और सी को एक साथ करेंगे और फिर उसके अंदर ए ऐड करेंगे अलग से। तो देखो बी और सी आपकी साइड के लोग पी क्यू और ये क्या है क्यू एस, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा तो देखो ये यहां से चला और ऐसे गया, सेम ऑर्डर के अंदर जा रहे हैं ना भाई पी से क्यू क्यू से एस, तो जो रिजल्टेंट बनेगा वो क्या बनेगा अपोजिट साइड में, यानी जो रिजल्टेंट बनेगा आपका वो ऐसे बन जाएगा भाई इस तरह से। ये रिजल्टेंट किसका बी और सी का, ये जो आर है ये तीनों का रिजल्टेंट है। अगर हम दो का लेंगे तो हमें अलग से दिखाना पड़ेगा, तो बी और सी का रिजल्टेंट हमने पी एस के लोग दिखा दिया भाई, डायगोनल के लोग जाएगा। अब हम चले जाते हैं कि इन ट्रायंगल किसके अंदर है भाई पी क्यू एस के अंदर, पी क्यू एस। तो पी क्यू एस के अंदर देखो बी और सी है, इनका रिजल्टेंट आपके पास क्या है पी एस है, तो दोनों का रिजल्टेंट हम क्या करेंगे पी एस इज इक्वल टू पी एस के अंदर हम क्या करेंगे पी क्यू प्लस में क्यू एस, पी क्यू प्लस में क्यू एस। तो पी एस इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो भाई, पी एस इज इक्वल टू पी एस हमारे पास क्या हो जाएगा यहां से पी क्या है बी और क्या हुआ है सी, तो इसको मैं लिख सकता हूं बी प्लस सी, तो बी प्लस सी तो हमारे पास आ गई भी वैल्यू, ठीक है। अब हम इसके अंदर क्या ऐड करना है ए ऐड करना है, तो देखो ये हमारे पास आ गई बी प्लस सी। अब देखो ए हमारे पास क्या है ये है और बी प्लस सी ये है, तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो देखो मैं ट्रायंगल ले सकता हूं ओ पी एस। अब मैं इस ट्रायंगल के अंदर जाऊंगा नीचे वाले के अंदर, पहले हमने ऊपर वाली ट्रायंगल ली थी, अब हम जाएंगे इस ट्रायंगल के अंदर भी। तो देखो इस ट्रायंगल के अंदर ओ से लेकर पी जा रहा है, ए वेक्टर जा रहा है इससे, फिर इस वेक्टर की टेल, इस वेक्टर का हेड, और जो हमारे पास बी प्लस या उसकी क्या है टेल, तो ये चला गया फिर इस साइड, दोनों वेक्टर क्या हो गए सेम ऑर्डर के अंदर हो गए भाई, और जो रिजल्टेंट आता है वो आपका क्या जाएगा अपोजिट ऑर्डर में। तो ए से
ए वेक्टर इस साइड में और फिर बी वेक्टर बी प्लस सी इस साइड में, सेम ऑर्डर के अंदर चले गए। अब जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसकी क्या है, टेल से टेल कनेक्ट है और हेड से हेड कनेक्ट है इस बी प्लस सी के साथ। तो जो फाइनल रिजल्टेंट है वो आपका क्या है, आर है फाइनल रिजल्टेंट वेक्टर। तो इसकी वैल्यू आप क्या करो, फाइंड आउट करो। तो किस ट्रायंगल के अंदर जाओगे, ओ पी एस के अंदर। तो इसके अंदर चले जाओ इन ट्रायंगल ओपीएस के अंदर। ओपीएस के अंदर गए तो अब की बार हमारे पास क्या हो गई, ओएस है फाइनल रिजल्टेंट। ओएस इज इक्वल टू, ओएस किसके इक्वल हो जाएगा, ओपी प्लस में पीएस, ओपी प्लस पीएस, ये निकाल दिया भाई। अब ओपी की वैल्यू क्या है, ए वेक्टर, और पीएस की वैल्यू क्या है, बी प्लस सी। तो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर प्लस बी प्लस सी हमने एक साथ कर दिया। और ओएस को मैं किसके इक्वल लिख सकता हूं, आर के इक्वल लिख सकता हूं भाई। तो ये हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो मैं यहां से करता हूं भाई, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से करेंगे तो ये भी आर की वैल्यू और ये भी आर की वैल्यू। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं भाई, उसको मैं पहले भी लिख सकता हूं, इसको हम बाद में लिख देंगे। तो ये हमारे पास क्या आ गई भाई, कैसे करके लिख दो, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। तो देखो दोनों ने इक्वल दिखा दिया ना भाई, प्रूव भी करके दिखा दिया कि जो वेक्टर एडिशन है वो आपका कम्यूटेटिव भी होता है और वेक्टर एडिशन आपका क्या होता है, एसोसिएटिव भी होता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपकी मैथ के अंदर भी आती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी क्या हो सकती है, तो वहां से भी आपकी क्लियर हो सकती है। तो यहाँ पर हमने वेक्टर एडिशन दिखाया है, तीन वेक्टर हमने अज्यूम किए पहले सेम ऑर्डर के अंदर, फिर हम उनको इस दो स्टेप हमें प्रूव करना था, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ से चलते गए और इस फाइनल रिजल्टेंट की वैल्यू को कैलकुलेट करते गए। ठीक है, तो एक बार आपने ये रिजल्टेंट बनाया, फिर आपने ये रिजल्टेंट बनाया। ठीक है, तो दो दो ट्रायंगल लेते जाओ एक साथ और दोनों की वैल्यू क्या करते जाओ, कैलकुलेट करते जाओ। तो ये हमारे पास क्या थे, कुछ प्रॉपर्टीज थी वेक्टर एडिशन की। और भी प्रॉपर्टीज होती है, रिवर और बोट वाली प्रॉब्लम है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो थोड़ी और ज्यादा डिटेल में आपको समझ आनी पड़ेगी। एक से साथ करेंगे तो वीडियो भी आपकी ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो आज वीडियो में हम सिर्फ इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वाले में हम बोट और रिवर वाली प्रॉब्लम को हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो जैसा भी आपको वीडियो लेक्चर लगे मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। आज वीडियो में सिर्फ इतना ही भाई, थैंक यू।